डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। अनिल प्रयास ऐप पर और अनिल प्रयास यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बीपीएससी ने तो 72वीं सिविल सेवा एग्जामिनेशन के डेट को की बढ़ा दिया और अभी इसे अनिश्चित रखे हुए है। तो आप सब के लिए एक अवसर आ गया है कि आप और भी थोड़े विस्तार से और बेहतर ढंग से तैयारी करें। जिन चीज़ों को आप कम सामान्य स्तर से पढ़ रहे थे, अब उसे आप बेहतर और विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। तो आइए इसी का फायदा उठाते हुए कुछ चीज़ों पर हम आगे बढ़ जाते हैं और आज के वीडियो के मुख्य थीम के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नंबर 43rd, 44th एंड 45th साइट फ्रॉम इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं यह चाहता हूं कि आप सीधे सीधे वन लाइनर आंसर की तरह चीज़ों को याद नहीं रखें कि अमुक जगह को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे कि थोड़े बदलाव वाले प्रश्न में स्टूडेंट को दिक्कतें उपस्थित हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़े बेहतर ढंग से जाने, बहुत अधिक नहीं। जैसे क्वेश्चन के रूप में आप देखते रहे, मैं इससे डील करते चलता हूं। जिससे सबसे पहले एक स्टूडेंट के जेहन में यह बात आनी चाहिए कि वह कौन सी संस्था है जो भिन्न भिन्न राष्ट्रों के साइट को या इमारतों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह देती है, रिकॉग्नाइज करती है। वह कौन सी संस्था है? उत्तर है, यह संस्था है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस की संस्था है यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म को तक है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था किसी भी राष्ट्र के साइट या इमारत को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती है। अब फिर आगे बढ़ते के और प्रश्न यह उठता है कि यह संस्था जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती है, वह किस प्रकार की चीजों को, केवल स्थल को या भवन को, या कैसे भवन को? तो उत्तर है कि लिस्ट में जगह बनाने वाली चीजें जो हैं वह के आर्कियोलॉजिकल साइट्स, पुरातात्विक स्थल। वह कोई एक्सकेवेटेड साइट्स हो सकते हैं, केव्स हो सकते हैं, वे टेम्पल हो सकते हैं, रिलीजियस साइट हो सकते हैं, वे पोर्ट हो सकते हैं, एंशियंट पोर्ट साइट हो सकते हैं, वे कोई भी हों, वे आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, वे बिल्डिंग हैं। इमारत, ताजमहल हो सकते हैं, कुतुब मीनार हो सकते हैं, या वह ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकते हैं, यानी फोटो की श्रृंखला हो सकती है, किलों की श्रृंखला हो सकती है जो एक ही जगह पर लोकेटेड हो। सो ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो सकते हैं, वे धरोहर हो सकते के, वे नेचुरल साइट हो सकते हैं, और साइंस की दृष्टि से, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की दृष्टि से वे अहम हो, महत्वपूर्ण साइट हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट, जगह बनाने वाले स्थल में आर्कियोलॉजिकल साइट यस, मॉन्यूमेंटल साइट यस, बिल्डिंग्स यस, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स यस, नेचुरल साइट यस, साइंस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की दृष्टि से
नेचुरल प्लेसेस। सो ये सभी लिस्ट में जगह बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, किया संस्था किन देशों के ऐसे स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह देती है? तो उत्तर के सदस्य राष्ट्रों के। सदस्य कहने का अर्थ है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में हुआ था। इस कन्वेंशन ने कुछ चार्टर, कुछ शर्तों को स्वीकार किया था। अब इस कन्वेंशन 1972 के कन्वेंशन के निर्णयों, शर्तों, चार्टरों को जो देश स्वीकार करते हैं और इस कन्वेंशन के चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं, वही कहलाते हैं सिग्नेटरी कंट्री, और वही हुए इसके सदस्य राष्ट्र। इसलिए सदस्य राष्ट्र के ही साइट को, इमारत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दे सकते हैं। जैसे भारत शुरू में इस कन्वेंशन से नहीं जुड़ा था। इंडिया ने इस कन्वेंशन को स्वीकार किया 14 नवंबर 1977 को। वह सिग्नेटरी सदस्य बना। इसलिए 1977 ऑनवर्ड्स इंडिया के साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, इमारत, बिल्डिंग, धरोहर वे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह पाने के दावेदार हो गए और आगे उस लिस्ट में इंडिया के साइट्स को शामिल किया जाने लगा। इसलिए सभी राष्ट्रों के साथ ऐसी बात नहीं है। कन्वेंशन से जुड़े सदस्य राष्ट्रों के साइट्स को ही इसमें शामिल किया जाता है। अब प्रश्न फिर आगे बढ़ता है कि यूनेस्को जो इस लिस्ट में जगह देती है संस्था, वह क्या देखकर जगह देती है? यानी इस लिस्ट में जगह पाने के आधार बिंदु क्या है? तो उत्तर है कि एक विख्यात टर्म के OUV यानी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य। तो उत्कृष्ट तो आप समझते ही के, मूल्य भी आप समझते हैं। सार्वभौमिक शब्द में यदि दिक्कत आ रही है तो सार्वभौमिक का अर्थ हुआ क्या कि जो टाइम और ज्योग्राफी दोनों से परे हो, यानी वह केवल एक देश और एक क्षेत्र के मुद्दे ना हो और वह एक कालखंड के मुद्दे ना हो, तो ऐसे मुद्दे को यूनिवर्सल कहते हैं। तो यह वह साइट होगा जो केवल भारत के लिए ही नहीं, केवल बिहार के लिए ही नहीं, केवल नेपाल के लिए ही नहीं, केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए और मानव सभ्यता के लिए वह जगह मायने रखते हो, उसका कोई मूल्य हो मानवता की दृष्टि से, उसका कोई मूल्य हो मानव सभ्यता के लिहाज से, न कि केवल भारत के लिहाज से, न कि कोई देश विशेष के लिहाज से, न कि कोई क्षेत्र विशेष के लिहाज से। यदि ऐसे मूल्यवान जगह है, ऐसे मूल्यवान इमारत है, ऐसे मूल्यवान साइट है,
ऐसे मूल्यवान केव हैं, ऐसे मूल्यवान टेम्पल के, तो निस्संदेह वे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू रखते हैं और उनका मूल्य अधिक है, तो वे दावेदार हैं। यूनेस्को ने इसके लिए 10 क्राइटेरिया भी तय कर रखा है, जिसमें 4 कल्चरल क्राइटेरिया के, 4 नेचुरल क्राइटेरिया के और 2 हैं कि ऑथेंटिसिटी हो और साथ ही साथ कि वह सदस्य राष्ट्र की पैरोकारी उसकी हुई हो और पैरोकारी के बाद यूनेस्को ने उसे अपने टेंटेटिव लिस्ट में जगह दिया हो, कम से कम 1 वर्ष के लिए। और यदि इन समस्त मानदंडों पर से गुजरते हुए वह साइट यूनेस्को के निरीक्षण के बाद और यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों के बीच के वोटिंग के बाद सफल हो जाते हैं, तो फिर वह वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होंगे। इसलिए स्टूडेंट, इसका कंक्लूजन यह है कि वह साइट, वह इमारत, वह धरोहर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के सदस्य राष्ट्र से संबंधित हो। नंबर 2, सदस्य राष्ट्र ने इसकी पैरोकारी की हो। नंबर 3, सदस्य राष्ट्र की पैरोकारी के बाद वह यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में जगह बनाए हुए हों। नंबर 4, टेंटेटिव लिस्ट में 1 वर्ष तक हों। नंबर 5, वह आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू रखते हों, वह मानव सभ्यता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हों, वे 10 पैरामीटर पर खरे उतरते हों और तब यूनेस्को के सुपरविजन और वोटिंग के बाद सफल होते हों, तो फिर वैसे साइट जगह बना लेंगे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अब नंबर 6 क्वेश्चन बनता है प्यारे स्टूडेंट कि टिल 2026 तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भारत के कितने साइट, इमारत, बिल्डिंग जगह बना पाए। तो तर्क है कि भारत ने बखूबी बेहतर प्रदर्शन किया है। मैंने बताया अभी कि भारत तो सदस्य की बना 1977 में और तब से उसके साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आने के दावेदार हो गए। तो वक्त कितना गुजरा है? 1977 से आज 2026 कुल 48 साल गुजरा है, 48 ईयर्स। और 48 ईयर्स में अभी तक 2026 तक कुल 45 साइट या इमारत इस लिस्ट में भारत की ओर से जगह बनाने में सफल रहे हैं। इसलिए 2026 तक इस लिस्ट में कितने साइट हैं? आंसर आपके पीटी के लिए 45। यदि यह प्रश्न पूछ दे कि भारत के सबसे अधिक दुनिया में साइट के क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो तर्क है नो। भारत का स्थान टोटल में 6th है, 6th रैंक का, यानी इसे जो 45 इसके साइट्स को शामिल किया गया है, इस संख्या को देखते हुए इसका रैंक
नंबर 6 है। 37 इसके कल्चरल साइट हैं, 7 इसके नेचुरल के, तो 44 एक कंपोजिट मिक्स्ड है, तो टोटल 45। और इसके पास विशाल टेंटेटिव लिस्ट में जगह बनाए हुए साइट्स हैं। लगभग टेंटेटिव लिस्ट में अभी भी 70 हैं वेटिंग में, यानी उन्हें आप क्रमशः शामिल कीजिए। अब स्टूडेंट, यहां से आपके पीटी वाले थोड़े से काम हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन वाले, कि इंडिया का वह कौन प्रथम साइट है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ और वह कब शामिल हुआ। तो स्टूडेंट, 1983 में भारत की ओर से 4 साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में स्वीकारा गया। 1983 के पहले कोई नहीं सदस्य बना था। 77 में इसके साइट दावेदार हुए। 77 के बाद 77, 78, 79, 80, 81, 82, 9, 83 में पहली बार टोटल 4 जगह बनाने में कामयाब रहे। वन के अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स फ्रॉम महाराष्ट्र, एलोरा केव्स फ्रॉम महाराष्ट्र, आगरा फोर्ट फ्रॉम यूपी, ताजमहल फ्रॉम यूपी, अजंता केव्स एंशियंट साइट, एलोरा केव्स एंशियंट साइट, आगरा फोर्ट मिडाइवल बिल्डिंग, ताजमहल मिडाइवल स्ट्रक्चर बिल्डिंग मॉन्यूमेंट। सो टोटल 4, इन 4 को शामिल किया गया। इसलिए आप सावधानी पूर्वक इस इंफॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चन बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न बनता है, ये भी पीटी के किताब से, चूंकि आप बिकार के एग्जामिनेशन देने जा रहे के जो यूपीएससी वाले होंगे वे इसको विशेष ध्यान नहीं देंगे। फिर भी बिकार का वह कौन सा साइट है जो इस लिस्ट में शामिल है और कब से, तो आप जानते के, तैयारी करते के। इस लिस्ट में 2 हैं। एक है महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। ये 2002 में पहली बार यह जगह बनाने में कामयाब रहे साइट। और दूसरे हैं नालंदा महाविहार आर्कियोलॉजिकल साइट एट नालंदा महाविहार एट नालंदा इन 2016। सो ये 2 ही शामिल हुए के। सो बिकार की ओर से उत्तर महाबोधि टेम्पल बोध गया और दूसरे आर्कियोलॉजिकल साइट नालंदा महाविहार नालंदा स्थित 2016 में शामिल किया गया। इसलिए बिकार की ओर से ये 2 जगह बनाने में सफल रहे हैं। अब है कि चूंकि आप करंट अफेयर्स में इसे पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रश्न उठता क्या, थोड़ा आगे पीछे देख लें। यानी इतना नहीं कि 2026 को की फोकस करें और कहें कि 2026 में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जगह बनाया या कौन 45वां साइट का। नो, मेरे विचार से स्टूडेंट को थोड़े पीछे यानी 43वां, 44वां और 45वां को जानकर जाना चाहिए। जो 43rd है वह 2024 में सेलेक्ट हुआ, जो 44th है वह 2025 में शामिल हुआ और जो 45th है वह 2026 में शामिल हुआ। इसलिए ये तीनों को ध्यान में रखना जरूरी है मेरे समझ से। आप जैसे याद रखें, एक तो क्या 43rd मोइडम्स, मोइडम्स
43rd लिस्ट में शामिल यह के मोइडम्स। 44th यह है दुर्गों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ फोर्ट्स। और 45th का यह है सारनाथ। 43rd 2024, 44th 2025, 45th 2026। अगेन स्टूडेंट बिल्कुल देखें, बोर्ड पर लिखे हुए थे, आप पढ़ते भी होंगे। 43वां 2024 में मोइडम्स, 44th 44वां साइट 2025 में शामिल। यह है सीरीज ऑफ फोर्ट्स, दुर्गों की श्रृंखला, जो सभी शिवाजी के उत्तराधिकारी और मराठा से संबंधित हैं। और 2026 में शामिल सारनाथ प्लस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सारनाथ स्तूपा बिहार, सारनाथ स्तूप विकार। सो मोइडम्स असम, दुर्गों की श्रृंखला महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश। मोइडम्स, इसको जब आप तोड़ेंगे इस शब्द को तो यह क्या, माउंट एंड बरियल। ठीक है, माउंट कहते कि किसको, ढूह को, टीला को माउंट, और बरियल्स यानी समाधान स्थल, जहां शवों को विसर्जित किया जाता है, या उसे आप कभी कभी सिमेट्री कब्रिस्तान स्थल कहते हैं। तो जैसे शवों को जहां रखा जाता है, विसर्जित किया जाता है, उनकी अंत्येष्टि प्रक्रिया की जाती है, लास्ट रीत संपन्न किए जाते हैं, वह के साइड द माउंट बरियल मीन्स मोइडम्स। आप जानते कि असम पर अहोम वंश के शासकों ने, अहोम वंश के राजाओं ने करीब 1226 से लेकर 1828 तक शासन किया, लगभग 600 साल। 13th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी असम क्षेत्र पर जिस राजवंश ने शासन किया वह के अहोम राजवंश। आप जानते हैं कि असम नाम के पीछे की कुछ ट्राइब, उनका कंपोजिट फॉर्म है अहोम शान सिंहफो बराबर असम। तो अहोम राजवंश के शासकों की मृत्यु बाद ये शवाधान स्थल है, वो माउंटेन पर है, बेहद उत्तम सीनरीज वाले जगह के। और इन अहोम राजवंश की राजधानी हुआ करती थी चिराई देव। उसी चिराई देव जगह पर माउंटेन पर यह बना हुआ क्या टीला, बेहद नेचुरल सीनिक के साथ इसके आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज को स्वीकार किया गया यूनेस्को के द्वारा, और इसे घोषित किया गया कि 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। (2025) में दुर्गों की श्रृंखला को शामिल किया गया।
ये देखिए, आप यदि मैप बनाएंगे, अभी मैं परंपरागत रूप से कि आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, अन्यथा वह दिखाई देते। इसलिए आप ऐसा समझें कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी प्रायद्वीप, और दक्षिणी प्रायद्वीप में यह महाराष्ट्र वाला क्षेत्र का, तो ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी श्रृंखला में दुर्ग हैं, फोर्ट हैं। तोरना फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, कोंधना फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पुरंदर फोर्ट, पुणे फोर्ट, कन्हेरी फोर्ट, सलहर फोर्ट, सो मेनी फोर्ट, जाबली फोर्ट, ये सब के सब टोटल 11 फोर्ट्स के हैं। और एक यहां के तमिलनाडु में यह है जिंजी फोर्ट, 12। सो 11 फ्रॉम महाराष्ट्र, तोरणा, जाबली, रायगढ़, पुरंदर, पुणे, चाकन, प्रतापगढ़, पन्हाला, कनकेरी, शलहर, सो 11 फोर्ट जिसका इस्तेमाल शिवाजी ने किया अपने विरोधियों को पराजित करने में। ये बेजोर फोर्ट नेचुरल पहाड़ी पर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फोर्ट, डिफेंस पर्पस के लिए खास तौर पर उपयोग में आने वाले, जिसका शिवाजी ने अधिकतम इस्तेमाल किया। शिवाजी बनाम बीजापुर के शासक, शिवाजी बनाम मुगल शासक के बीच में फोर्ट पर कब्जे के लिए युद्ध का इतिहास भी कद लंबा है। आगे शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के पुत्र संभाजी, राजाराम, ताराबाई और आगे चलकर मराठवा पेशवाओं ने इसके महत्व को बढ़ाया। इसलिए ये 11 फोर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड 1 फ्रॉम तमिलनाडु जिंजी फोर्ट, ये मिलाकर 12 को शामिल करके या श्रृंखला, जिसे कहते हैं दुर्गों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ फोर्ट्स, इसे 2025 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए स्टूडेंट इसकी जानकारी रखें कि 2025 में किसे स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न उठता है 2026 में किसे स्वीकार किया गया, तो यह है सारनाथ। सारनाथ, सारनाथ बेहद निकट में, 3 घंटे के भीतर में पटना से आप सारनाथ पहुंच जा सकते हैं। यह वाराणसी है, वह सारनाथ एंशियंट टर्म है, उससे भी पहले इसे ऋषि पत्तन कहते थे। यह सारनाथ प्राचीन नाम ऋषिपत्तन, 6th सेंचुरी बीसी में इसे ऋषिपत्तन कहा जाता था। यह बुद्ध का प्रथम प्रवचन स्थल है। बुद्धिज्म का जन्म यही हुआ, बौद्ध संघ का जन्म यही हुआ। बुद्ध ने अपने 5 भिक्षुओं को, 5 साथी को पहला अपना डिसाइपल बनाया, शिष्य बनाया, और उन्हें संबोधित करते हुए फर्स्ट सरमन दिया, जिसे कहते कि धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध। या इदम बुच्यते भिक्खवे दृढ़ि गत्तम दृढ़ि गहनम दृढ़ि गहनम दृढ़ि विसुकम दृढ़ि विसुकम दृढ़ि विपंदितम दृढ़ि विपंदितम दृढ़ि संयोजनो संयुतो भिक्खवे। सो फर्स्ट सरमन दिया बुद्ध ने, सो यह सारनाथ है। इसलिए बुद्ध के समय में किया चरण सारनाथ, और आगे चलकर
इसी सारनाथ को सेंटर बनाकर अशोक के काल में, मौर्य के समय में यहां विकार आए। यह विकार का स्थल रहा, सारनाथ विकार। इसी जगह पर स्तूपा बनाए गए, जो मौर्य काल का स्तूप है, जिसे कहते थे फेज 1 स्तूपा, अशोक दौर का धर्मराज का स्तूप सारनाथ। आगे चलकर फिर यहां स्तूप बने, जिसे चौखंडी स्तूपा कहा गया, ये सेकेंड फेज। और फिर आगे चलकर गुप्त काल में यहां और भी सुंदर स्तूप आए, जिसे धमेक स्तूप कहा गया। तो सारनाथ में धर्मराज का स्तूप, चौखंडी स्तूप और साथ ही साथ धमेक स्तूप आया, जो इतिहास की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से यह बेखद बेखद अहम है। सारनाथ के स्तंभ पर ही, उसके एबकस पर और शीर्ष पर जो आकृति इमेज बनाए गए और जो मूर्तियां बनाई गई, जो मूर्ति कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के, वे ही हमारे लिए इम्ब्लेम के रूप में स्वीकार किए गए थे। इसलिए सारनाथ को तो पहले की, बहुत पहले की इस लिस्ट में जगह दिए जाने चाहिए थे, फिर भी विलंब से मिला, लेकिन स्वागत है। और यह क्या, सारनाथ को 2026 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जगह दिया गया है। स्टूडेंट, ये लिस्ट बढ़ते रहेंगे। हमने आज के क्लास में आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया, उस संस्था के बारे में जो लिस्ट में जगह देती है। वह संस्था किसे लिस्ट में जगह देती है, इसे आपने देखा। फिर उसके लिस्ट में जगह देने के आधार बिंदु क्या है, मानदंड क्या है, इसे आपने देखा। किस देश के साइट को लिस्ट में जगह दिए जाते के, इसे आपने जाना। भारत के साइट कब से इसके लिए दावेदार हुए, इसे आपने पढ़ा। भारत का वह कौन पहला साइट है जिसे इस लिस्ट में जगह दिया गया, इसे आपने देखा। बिहार के कौन वे साइट हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, इसे आपने देखा। साथ ही साथ यह देखा कि 43rd, 44th और 45th साइट या इमारत कौन है जो करंट इवेंट के लिए महत्वपूर्ण है। मोई डम्स, दुर्गों की श्रृंखला और सारनाथ स्तूपा विकार स्कल्पचर यानी सारनाथ 24, 25 और 26 2026 में शामिल। सो आज की चीजें यही हैं। इस श्रृंखला को हम जारी रखेंगे, और चूंकि वीडियो लंबा हो गया इसलिए इसको विराम देते के, और हम इसे जारी रखेंगे। साइट और भी हैं जो अहम हैं। धन्यवाद।